Hello dear students, welcome to Computer Concepts AK Pandey. Today in this video, this is Pandas one short video, class 12th IP, full chapter revision, board exam 2025, important things that is to be told in this video. Series will be covered, data frame will be covered, and CSV file reading writing into and from data frame. इसके अलावा कुछ एग्ज़ाम टिप्स आपको दी जाएंगी जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें आप क्या सीखेंगे, इसका मुद्दा क्या है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ पैंडाज, सीरीज एंड डाटा फ्रेम ऑपरेशंस, स्लाइसिंग यूजिंग एलओसी एंड आईएलओसी, वेरी कंफ्यूजिंग एलओसी और आईएलओसी में बच्चों को, हेड एंड टेल फंक्शन, फिल्टरिंग या बूलियन इंडेक्सिंग जिसे आप कहते हैं, CSV रीड एंड राइट, कॉमन एग्ज़ाम मिस्टेक्स एंड बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करूँगा मैं आपसे। सबसे पहले पैंडाज एक पाइथन लाइब्रेरी है और ये डाटा हैंडलिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ की जाती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th IP बोर्ड एग्ज़ाम। ये इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले आपके सिस्टम में पैंडाज इंस्टॉल होना चाहिए। पैंडाज इंस्टॉल कैसे किया जाएगा, इसका वीडियो लिंक है, आप pandas.org में जा कर के वहाँ से इसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आपको हर प्रोग्राम में इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी लिखना होता है। एज पीडी नहीं लिखेंगे तो हर फंक्शन को यूज़ करने के लिए पैंडाज डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा। एज पीडी यूज़ करेंगे तो आपको पीडी डॉट फंक्शन नेम लिखना होगा, ठीक है। सो दिस यू शुड टेक केयर। इसके बाद नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि पैंडाज में दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर हैं। एक तो सीरीज़ है, सीरीज़ 1 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है और डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है। सीरीज़ का एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये एक एप्पल सीरीज़ है, इसकी वैल्यूज़ हैं 3, 2, 0, 1 और इंडेक्स इसमें एक होता है 0, 1, 2, 3। एक्चुअली दिस इज़ 1 डायमेंशनल एरे यू कैन से। तो एरे में इंडेक्सेस हिडन होती हैं लेकिन यहाँ पर इंडेक्सेस दिखाई होती हैं, 0, 1, 2, 3 दिखती हैं। एक दूसरी सीरीज़ यहाँ पर ऑरेंजेस ली गई है जिसमें 0, 3, 7, 2 वैल्यूज़ हैं और इसके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3। अगर दो सीरीज़ को आप ज्वाइन कर दें तो एक डाटा फ्रेम बन जाता है। एक डाटा फ्रेम है ये जिसमें इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोजिशनल वैल्यू होती हैं रोज़ की। और यहाँ पर दो कॉलम है, एक एप्पल्स नाम का कॉलम है, एक ऑरेंजेस नाम का कॉलम है, इसकी ये वैल्यूज़ है, ठीक है। तो दैट मीन्स डेटा फ्रेम इज़ 2 डायमेंशनल। एक तो ये हो गई रो वाइज, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम एप्पल, सेकेंड कॉलम ऑरेंज। सो दिस इज़ 2 डायमेंशनल। एक तो रो और एक कॉलम। रो को हम एक्सिस 0 कहते हैं और कॉलम को आप एक्सिस 1 से इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पर पोजिशनल इंडेक्स 0, 1, 2, 3 है, ऐसे इसका पहले कॉलम का पोजिशनल इंडेक्स 0 होगा, दूसरे कॉलम का पोजिशनल इंडेक्स 1 होगा एंड सो ऑन। सो दिस इज डाटा फ्रेम एंड सीरीज। सीरीज इज 1 डायमेंशनल एरे, इट कंटेन्स डेटा प्लस इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। डाटा म्यूटेबल, साइज इम्यूटेबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल इन इट्स प्लेस एंड इम्यूटेबल मीन्स once it is changed another memory allocation is done, so that is immutable, ठीक है। सेम मेमोरी सेल में चेंजेस पॉसिबल नहीं होते हैं, राइट। सो दैट इज़ इम्यूटेबल। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सीरीज़ बनाई गई है, इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी, फर्स्ट लाइन, सीरीज़ 1 इक्वल टू पीडी। अगर आप इंपोर्ट पैंडाज लिखते तो यहाँ पर पैंडाज डॉट सीरीज़ फंक्शन है इसका, सीरीज़ फंक्शन के थ्रू हम लोग सीरीज़ बनाते हैं, आपको पता होगा, एज पीडी।
सो पीडी डॉट सीरीज 10 20 30 40, यहाँ पर एक लिस्ट से ये सीरीज बनाई जा रही है। प्रिंट सीरीज करेंगे तो आपका ये इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 10 20 30 40, ये हो गया। इंटीजर 64 बिट लॉन्ग इसका डेटा टाइप हो जाएगा। सो दिस इज अ सीरीज क्रिएटेड। दूसरा, आप सीरीज़ में अपने इंडेक्स भी डाल सकते हैं, ABCDEFGH, कोई भी इंडेक्स डाल सकते हैं। यहाँ पर एक पैरामीटर आपको सीरीज़ फंक्शन में नया पैरामीटर इंडेक्स भी लेना पड़ेगा। सीरीज S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज 10 20 30, दीज आर वैल्यूज़ एंड दीज आर इंडिसेस ABC। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके इंडेक्स ABC मैंशनड है। इंडेक्स इज ऑप्शनल, अगर आप इंडेक्स पैरामीटर नहीं यूज़ करेंगे तो वो बनाएगा 0 1 2 इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। सो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सीरीज़ एंड हाउ इट इज़ क्रिएटेड। इसके बाद आप सीरीज़ कई तरीके से बना सकते हैं। क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम 1D एरे, क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी एंड क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम स्केलर वैल्यू। और पहले आपने जो देखा यहाँ पर पिछली वाली स्लाइड में, ये क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 10 20 30 ये लिस्ट के फॉर्म में है, राइट। अब आप देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो सीरीज़ बनी है ये 1D एरे से बनी है। अगर एरे बनाना है तो आपको numpy इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट numpy एस NP। एस के बाद जो भी लिखते हैं ये इस लाइब्रेरी का एलियस है। एलियस मीन्स टेम्पोररी नेम गिवन। तो जब भी आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तो आप numpy की जगह NP यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं NP से एक एरे बना लेता हूँ। एरे किससे बन रही है? लिस्ट से बन रही है। 10 15 20 एक लिस्ट है, इससे एक एरे बना यहाँ से यहाँ तक, और उससे फिर सीरीज़ बन गई। एरे को पास ऑन कर दिया सीरीज़ फंक्शन में, तो सीरीज़ S2 क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ पर सीरीज़ S2 10 15 20 और यहाँ पर 0 1 2 इसके इंडेक्स आ गया, ठीक है। एरे में भी इसका इंडेक्स 10 का 0 है, 15 का 1 है और 20 का 1, दिस 0 1 2। Similarly, the index of the S2 is also 0 1 2. Since the series has been created on the top of numerical Python, earlier it was numerical Python array only, one dimensional array था, उसको हमने सीरीज़ में ट्रांसफॉर्म किया गया है, क्योंकि न्यूमेरिकल पाइथन में केवल न्यूमेरिक वैल्यू हैंडल की जा सकती हैं, जबकि सीरीज़ में या डाटा फ्रेम में आप क्या कर सकते हैं, मिक्स टाइप वैल्यूज़ भी, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सभी वैल्यूज़ आप हैंडल कर सकते हैं। सो द बेस ऑफ सीरीज़, पैंडास सीरीज़ और पैंडास लाइब्रेरी इज़ न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पाइथन के 1D और 2D एरे से सीरीज़, 1 डायमेंशनल सीरीज़ और 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। नाउ क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम डिक्शनरी देख लीजिए फटाफट। ये एक डिक्शनरी बनाई है A20 B40.5। तो यहाँ देखिए सीरीज़ PD डॉट सीरीज़, इसमें डिक्शनरी पास कर दिया DICT1। तो जो इसकी कीज़ हैं दे हैव बिकम द इंडेक्स, एंड इसकी जो वैल्यूज़ हैं 20 और 40.5, ये यहाँ पर आपके ये बन गई वैल्यूज़ या एलिमेंट्स। अगर एक भी वैल्यू सीरीज़ में कैसा हो जाता है, पॉइंट में आ जाता है, तो सारी वैल्यूज़ पॉइंट में कन्वर्ट कर दे। दिस 20 हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 20.0 40.5। सो ये ओवरऑल इस सीरीज़ का डेटा टाइप क्या हो जाता है, फ्लोट 64, क्योंकि ये वैल्यू इसमें पॉइंट में आ जाती है, तो फ्लोटिंग वैल्यू 64 बिट लॉन्ग, ठीक है। तो सीरीज़ क्या है, वो होमोजीनियस सेट ऑफ एलिमेंट है, यानी कि एक भी अगर फ्लोट है तो सारा ही फ्लोट में बनेगा, एक इंटीजर है तो सारा इंटीजर में बनेगा, एक स्ट्रिंग है तो सारा जो है ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ये होमोजीनियस सेट ऑफ कलेक्शंस है सीरीज़, ठीक है। तो ये आपका डिक्शनरी से बन गया। स्केलर वैल्यू से, किसी कांस्टेंट वैल्यू से आप कैसे सीरीज़ बनाते हैं, यहाँ से देखिए। PD डॉट सीरीज़ 10 एक बार लिख दिया तो सारे एलिमेंट्स 10 होंगे, लेकिन इसमें आपको इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितनी वैल्यू 10 10 10 क्रिएट करनी है। आई हैव रिटन 3 इंडेक्स 1 2 3, that is by index 1 2 3 and all values are 10. So this is how you can create the series from scalar value. Now head and tail function अगर सीरीज में लगाएंगे, आपको पता होगा कि head function by default selects the top 5 elements and tail function displays bottom most 5 elements, ठीक है। This you might have already studied earlier. तो इसमें आप head function में अगर आप n एलिमेंट्स टॉप से रखना चाहते हैं तो आप उसमें हेड में यहाँ पर
n लिख देंगे, यानी 2 लिख दें, 3 लिख दें, 10 लिख दें, वाट एवर। ऐसे टेल में यहाँ पर एक पैरामीटर, न्यूमेरिक पैरामीटर दे दोगे, सो यू विल हैव दैट वैल्यूज़, मतलब उतनी रो आपको टॉप से और उतनी रो बॉटम से वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ इसमें देखिए हेड फंक्शन में मान लीजिए कि एक मैंने ये सीरीज़ बनाई है और इस सीरीज़ के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 6 0 से 6 तक इंडेक्स हैं और ये इतने एलिमेंट्स हैं इस सीरीज़ के। तो इसमें अगर हेड और टेल फंक्शन लगाओगे तो टॉप मोस्ट 5 एलिमेंट्स हेड फंक्शन से और बॉटम मोस्ट 5 एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट टेल फंक्शन से आपको ये दिखाएगा, है ना? आर यू गेटिंग? आई थिंक यू आर गेटिंग दिस थिंग वेरी क्लियरली, राइट? सो अब हेड फंक्शन इस पर मैं लगाऊं तो देखिए यहाँ S5 सीरीज़ का नाम है डॉट हेड। तो यहाँ से टॉप से ये 5 एलिमेंट्स, कितना, 0 1 2 3 4, सो यहाँ पर 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्प्लेड बाय डिफ़ॉल्ट। सिमिलरली टेल फंक्शन अगर आप लगाते हैं या हेड 3 लिखते हैं तो टॉप से 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स। ठीक है, और हेड -3 लिखते हैं तो आपका बॉटम से 3 एलिमेंट छोड़ देगा। ये आपका इंडेक्स क्या था, 4 5 6 छोड़ दिया, बॉटम से 3 एलिमेंट्स छोड़ेगा। अगर हेड है तो बॉटम से 3 एलिमेंट्स छोड़ करके डिस्प्ले करेगा, अगर यहाँ टेल होता तो टॉप से 3 एलिमेंट्स छोड़ करके प्रिंट करता। तो यहाँ देखिए बॉटम से 3 एलिमेंट्स छोड़ दिया तो बचा कितना, 0 1 2 3 1 2 3 4 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, पहले 7 एलिमेंट्स थे टोटल। ठीक है, सिमिलरली आपका टेल फंक्शन हो जाता है, इसी तरह से आप टेल कर सकते हैं। ठीक है, टेल हमने वहाँ पर नहीं किया है। आ जाइए आप स्लाइसिंग ऑफ सीरीज़ एलिमेंट्स, ILOC और LOC का यूज़ करके आप सीरीज़ के एलिमेंट्स की स्लाइसिंग कर सकते हैं। ILOC पोजिशनल इंडेक्स यूज़ करता है और LOC लेबल्ड इंडेक्स यूज़ करता है। लेबल इंडेक्स क्या होता है, जो हमने डिफाइन किया होगा उसे लेबल्ड इंडेक्स कहते हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस आ रहे हैं वो क्या होते हैं, वो पोजिशनल इंडेक्स 0 1 2 3 होते हैं। तो देखिए कैसे हम ILOC और LOC यूज़ करते हैं, यहाँ से चेक कीजिए। आपकी एक सीरीज़ है, इंडेक्सेस ABC हैं, ABC एंड वैल्यूज़ 10 20 30। नाउ यहाँ देखिए अगर आप S0 लिखते हैं तो पहला एलिमेंट 10 है, S0 ये पोजिशनल इंडेक्स उठाता है। अगर कुछ भी ILOC LOC ना यूज़ किया जाए तो पोजिशनल इंडेक्स 0 उठाएगा, 0 का आ गया ये 10। ठीक है, अगर S1 ऑफ A लिखते हैं तब भी आपको 10 दे रहा है। S1 डॉट ILOC 0 लिखते हैं तो ILOC 0 का मतलब ये 0th इंडेक्स के सामने 10 है। और S1 डॉट LOC यहाँ लेबल लगाएंगे, लेबल्ड इंडेक्स A है इसके सामने, इसलिए S1 डॉट LOC A लिखेंगे तो आपका 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज़ के केस में ILOC और LOC के बिना भी आपको सिंगल वैल्यू तो दे रहा है। आप देख रहे हैं सिंगल वैल्यू में आपने LOC और ILOC नहीं यूज़ किया है, देन ऑल्सो इट इज़ गिवन। और ILOC पोजिशनल इंडेक्स 0 और LOC नेम्ड इंडेक्स या लेबल इंडेक्स A दे रहा है। अगर आपको इसी तरह 20 निकालना है तो लेबल इंडेक्स LOC के साथ देंगे B और पोजिशनल इंडेक्स 0 के बाद ये 1 दिया जाएगा, तो आप 20 रिट्रीव कर सकते। दिस इज़ हाउ यू कैन रिट्रीव द सिंगल एलिमेंट। ठीक है, अगर आपको रेंज ऑफ एलिमेंट रिट्रीव करना है तो S1 ऑफ 0 कॉलन 3, 0 कॉलन 3 का मतलब होता है 0 1 2, तो 0 1 2 3 एलिमेंट से डिस्प्ले कर रहा है। ये लास्ट वाला इंडेक्स एक्सक्लूड होता है, फर्स्ट वाला इंडेक्स इंक्लूड होता है। कॉलन जो है वो रेंज ऑपरेटर है। अगर रेंज ऑफ वैल्यूज़ कंटिन्यूसली आपको रिट्रीव करना है तो इस तरह से आपको मेंशन करना है इंडेक्सिंग। ठीक है, वेयर एज इन केस ऑफ लेबल इंडेक्सिंग A to C, यहाँ पर C से एक ज़्यादा नहीं देना है आपको। ठीक है, लेबल इंडेक्सिंग में A through C विल बी डिस्प्लेड, दैट मीन्स A इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, C इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आपका आउटपुट इसी तरह से आ रहा है। यहाँ पर 0 1 2 इज़ इंक्लूडेड बट 3 इज़ एक्सक्लूडेड, इंडेक्स नंबर 3 0 1 2 3 यहाँ पर है नहीं, सो 3 इज़ एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर ये
ILOC की तरह ये काम कर रहा है और ये LOC की तरह काम कर रहा है। चेक इट। ठीक है, देखिए ये ILOC 0:3 और LOC A से लेकर के B तक हम करेंगे तो AB आएगा, A से लेकर C तक करेंगे तो AC आएगा। ठीक है। सिमिलरली कंडीशनल रिट्रीवल, अगर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग रिट्रीव करना चाहते हैं, ट्रू और फॉल्स रिट्रीव करना चाहते हैं, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट S1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, सो जो वैल्यूज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होंगी उसमें ट्रू आ जाएगा, बाकी फॉल्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 था तो ये A के सामने इंडेक्स फॉल्स आ गया। B और C वाज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ये 20 था, ये 30 था, सो हेयर इट इज़ कमिंग ट्रू, बूलियन वैल्यू इज़ रिटर्निंग। ठीक है। अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना होगा S1, फिर उसके बाद ये बूलियन एक्सप्रेशन बीच में रहेगा, S1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। सो यू विल हैव ओनली टू वैल्यू, जहाँ जहाँ ये ट्रू आ रहा था उसके अगेंस्ट वैल्यू B और C, दैट इज़ 20 एंड 30 इज़ बीइंग डिस्प्लेड। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है तो आपको ऐसे लिखना है, प्रिंट S1 ऑफ S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। Otherwise, if you want to get the result of all indexes in terms of true or false, that is boolean value, तो आपको सिंपली कंडीशन लिखनी है S1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ये बीच वाला एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। दिस इज कंडीशनल रिट्रीवल इन केस ऑफ सीरीज। अब आ जाइए डाटा फ्रेम क्या होता है हमारा। डाटा फ्रेम जैसा कि मैंने बताया था, इट इज़ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट इज़ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, हेट्रोजीनियस सेट ऑफ कलेक्शन। ठीक है। और इसका डाटा और साइज दोनों म्यूटेबल होता है, यानी डाटा विल बी changed if I change any data, it will remain on the same memory location, and if I change the size, that is I increase the row or column, then also it will remain on the same memory location. So it consists rows and column, heterogeneous collection of data है, data mutable and size also mutable. तो दिस इज़ द डेफिनीशन। ये 4 पॉइंट आप याद रखिए बोर्ड के लिए, ये चारों पॉइंट इंक्लूड कीजिए अगर वो पूछता है कि डाटा पांडास डाटा फ्रेम क्या है। सो इट इज़ 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर। देखिए डाटा फ्रेम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से कैसे बनाया जाता है, सबसे कॉमन मेथड है ये। यहाँ बाहर डिक्शनरी का निशान है और यहाँ डिक्शनरी क्लोज है, और उसके बाद डिक्शनरी की की जो आपको कॉलम बनाना है वो डिक्शनरी की की रखिए, और उसके बाद उस कॉलम के अंडर में जो वैल्यूज़ हैं उसे लिस्ट के फॉर्म में दीजिए। तो ये हो गई की और ये हो गई वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू। की शुड बी इम्यूटेबल एंड वैल्यू में भी म्यूटेबल और इम्यूटेबल, तो वैल्यू यहाँ पर लिस्ट है इसलिए म्यूटेबल है, की आपकी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल टाइप में आता है। तो ये आपका हो गया डिक्शनरी की डेफिनेशन। ये एक डिक्शनरी बन गई। आपने डाटा फ्रेम बनाया, DF सपोज वेरिएबल या आइडेंटिफायर इक्वल टू PD ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन से इसको बनाया जाता है। डेटा फ्रेम का D कैपिटल्स और F कैपिटल होता है। डाटा इसमें पास किया, ये जो डाटा वेरिएबल इसमें पास किया, प्रिंट DF करने पर व्हाट इज़ द आउटपुट, यू कैन सी द आउटपुट, दिस इज़ योर, ये आपका नेम कॉलम हो गया, मार्क्स कॉलम हो गया, सिटी कॉलम हो गया, और इंडेक्सेस 0 1 2 3, 3 रोज में आपका डाटा आ गया। ठीक है। अमन रिया कबीर इन फर्स्ट कॉलम, 88 92 सेकेंड कॉलम, एंड दिस इज थर्ड कॉलम, राइट। इसके बाद डिक्शनरी ऑफ सीरीज से कैसे डाटा फ्रेम बनाएंगे, कुछ नहीं करना, जैसे आप डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बनाते थे, पहले यहाँ से यहाँ तक ये लिस्ट था, अभी क्या कर लेंगे, यहाँ सामने लिख दो PD डॉट सीरीज़, ब्रैकेट में सीरीज़ फंक्शन से इस लिस्ट को सीरीज़ बना दिया गया। यहाँ से यहाँ तक एक सीरीज़ हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूसरी सीरीज़, और ये तीसरी सीरीज़ हो गई। इट इज़ डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। सिमिलर वे डाटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड। ठीक है, ये डाटा आपने पास कर दिया, यू कैन सी सेम डाटा फ्रेम इज़ बीइंग क्रिएटेड, राइट। इसके बाद आइए लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाने के लिए लिस्ट का सिंबल बाहर रहेगा, डिक्शनरीज अंदर रहेंगी। लिस्ट का सिंबल ये हो गया डाटा में, यहाँ पर बाहर क्लोज है। डिक्शनरी में देखिए कैसे बनेगा, पहला कॉलम नेम अमन, मार्क्स की हो गई, वैल्यू ये हो गई, सिटी दिल्ली। सिमिलरली तीनों डिक्शनरी इसी तरह से देनी है आपने। तीनों डिक्शनरी देने के बाद आपने लिस्ट क्लोज कर दिया, PD डॉट डाटा फ्रेम आपने डाटा किया, DF पास किया, अगेन यू आर गेटिंग द सेम डाटा फ्रेम। बिल्कुल इसी तरह का डाटा फ्रेम, सारे मेथड आने चाहिए आपको डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए। अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है कि इस मेथड से डाटा फ्रेम बनाइए, तो यू हैव टू यूज़ दैट पार्टिकुलर मेथड ओनली, अदरवाइज आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया कि यू हैव टू यूज़ दिस मेथड फॉर क्रिएटिंग द डाटा फ्रेम, तो आपको वही मेथड यूज़ करना होगा, आप दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नाउ अब आप देखिए डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से डाटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है। बाहर का कॉलम देखिए यहाँ पर, ये डिक्शनरी, बाहर का जो सिंबल है डिक्शनरी का है, इसके अंदर भी डिक्शनरीज हैं। सी ज़ीरो आपका ये हो गया कॉलम, ये कॉलम हेडिंग बनेगी। इसके बाद कॉलन नेम, अमन, मार्क्स, 88, सिटी, दिल्ली, फिर से इसी के ऑर्डर में, फिर से इसी के ऑर्डर में, यहाँ पर इंडेक्स 1, यहाँ पर इंडेक्स 2 दिया गया, ठीक है। लेकिन ये जो 0, 1, 2 ये कॉलम का इंडेक्स बन जाएगा, इसलिए इसका क्या किया गया, यहाँ पर डाटा फ्रेम बनाने के बाद उसे पलट दिया गया, डॉट टी करके ट्रांसपोज कर दिया गया। जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे सो आपका ये नेम कॉलम बन जाएगा, मार्क्स कॉलम बन जाएगा। अदरवाइज नेम जो है क्या रहेगा जानते हैं, नेम रो इंडेक्स रहेगा, मार्क्स रो इंडेक्स रहेगा, और सिटी रो इंडेक्स रहेगा। 0, 1, 2 क्या रहेंगे, ये उसके कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप ट्रांसपोज कर देंगे, डॉट टी से वो ट्रांसपोज हो जाता है, यानी कॉलम रो में और रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका डाटा फ्रेम फिर से इसी तरह से बन जाएगा। दिस इज़ हाउ टू क्रिएट द डिक्शनरी डाटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से इस तरह से आपको पैटर्न बनाना है, और उससे फिर क्या करना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। देन यू विल हैव दिस टाइप ऑफ डेटा फ्रेम। अदरवाइज नेम कहाँ होता जानते हैं, नेम यहाँ होता, मार्क्स यहाँ होता, सिटी यहाँ होता, ऐसे होता, और 0, 1, 2 यहाँ पर होता। जब आपने ट्रांसपोज किया तो 0, 1, 2 इधर आ गया, और नेम, मार्क्स, सिटी ऊपर चला गया, यानी कॉलम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रो एंड रो हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। तो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी की ये खासियत है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट मिस नहीं करना, अगर एक ब्रैकेट यहाँ ओपन किया है तो ये ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, ये ब्रैकेट यहाँ ओपन किया है तो ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होना चाहिए। कोटेशन मार्क नहीं मिस करना, जो कि बच्चे कॉमनली मिस करते हैं। ये कोटेशन मार्क ओपन ओपन, यहाँ पर ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, जहाँ पर ओपन किया उसका क्लोज भी होना ज़रूरी है, राइट। अब आप देखिए नेस्टेड लिस्ट से कैसे डाटा फ्रेम बनाते हैं। एक लिस्ट बाहर यहाँ पर क्लोज हो गई, उसके अंदर एक लिस्ट में एक रो, दूसरी लिस्ट में दूसरी रो, तीसरी लिस्ट में तीसरी रो। फिर आप pd डॉट डाटा फ्रेम ये डाटा पास कर देते हैं, लेकिन वहाँ कॉलम की हेडिंग जानते क्या आएंगे, इसके अमन के ऊपर 0 आएगी, इसके ऊपर 1 आएगी, इसके ऊपर 2 आएगी। इसलिए यहाँ पर डाटा फ्रेम में कॉलम्स एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा। ये कॉलम्स एट्रीब्यूट या कॉलम्स पैरामीटर यूज़ करो, इक्वल टू उसमें आप लिस्ट ऑफ कॉलम्स दे दो। तो जो ये कॉलम 0, 1, 2 बनता, उसकी जगह पर नेम, मार्क्स और सिटी बन जाता है। या बाद में भी आप लिख सकते हैं df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉलम्स, तब भी ये काम करेगा। सो अगेन यू आर हैविंग दिस डेटा फ्रेम फ्रॉम नेस्टेड लिस्ट। नाउ 2D एरे से डाटा फ्रेम कैसे बन सकता है, तो इसमें एक पहले एरे बना लो। pandas pd हो गया, numpy as np हो गया, np डॉट एरे। इसमें आप एक नेस्टेड लिस्ट से 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी। जैसे पीछे नेस्टेड लिस्ट लिया था, वैसे यहाँ पर एरे फंक्शन को नेस्टेड लिस्ट पास कर लिया, ये 2 डायमेंशनल एरे बन गया, डाटा में आ गया। इसको यहाँ पास कर दिया, कॉलम्स बदल दिया मैंने, 0, 1, 2 वहाँ पर पहले होता बाय डिफ़ॉल्ट, उसके कॉलम हेडिंग मैंने ये चेंज कर दिया, एंड यू विल हैव द सेम डेटा फ्रेम। मैं एक ही डेटा फ्रेम को लेकर के सारे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ पैरेलल, इससे आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। एक बार आप इसे प्रैक्टिकली देख लेना, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब आप आइए क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम CSV फाइल। CSV क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है। चाहे नोट पैड में आप हर पहली रो में कॉलम हेडिंग दे दीजिए कॉमा सेपरेटेड, कोई इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन में भी बहुत कॉमन है, आपको डाटा फ्रेम बनाने के लिए किसी भी CSV फाइल को रीड करके डाटा फ्रेम बनाना, या डाटा फ्रेम से CSV फाइल बनाना। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ करके जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, एक डाटा, ये एक CSV फाइल बना लीजिए, एक्सेल में जाइए, इसे टाइप कर दीजिए और फाइल नेम डॉट CSV सेव कर दीजिए, या इसे नोट पैड में ऐसे ही टाइप कर दो, कॉमा कॉमा लगा दें, नेम कॉमा मार्क्स कॉमा सिटी, नेक्स्ट लाइन पे आकर के अमन कॉमा 88 कॉमा दिल्ली, विदाउट एनी कोटेशन,
नेक्स्ट लाइन पर रिया कॉमा 92 कॉमा मुंबई नोट पैड में। ऐसे ही ये करके इसको सेव एज करके टेक्स्ट फाइल ना करके बल्कि .csv फाइल करके आप देना, abc.csv ऐसा दीजिए। वहाँ से टेक्स्ट फाइल हटा करके सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स कर देना, तो वो एक आपकी CSV बन गई। CSV से डाटा फ्रेम बनाने के लिए फंक्शन होता है pandas का pd.read_csv। यहाँ देखिए आपका ये जो आ रहा है import pandas as pd df pd.read_csv ब्रैकेट में किस ड्राइव में है, मैंने G ड्राइव में बैकस्लैश 2 बार बैकस्लैश लगाया student.csv। अगर आप ये पाथ नहीं भी देना चाहते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पूरा पाथ दिया जा सकता है। और पाथ में हर फोल्डर में डबल स्लैश लगाना है, सिंगल स्लैश नहीं लगाना है। एक स्लैश क्या होता है वो तो लगाना ही है, दूसरा स्लैश उसका सपोर्टिंग कैरेक्टर है, एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस से, अगर आपने 11th में पढ़ा हो। अदरवाइज आप इतना नहीं भी लिखेंगे G कॉलन बैकस्लैश तो सेम पाथ पर student.csv जहाँ पर आपका CSV फाइल है वहीं पर आपका डाटा फ्रेम भी बनेगा, उसी सेम लोकेशन पर। अगर डेस्कटॉप पर CSV फाइल है तो डेस्कटॉप पर डाटा फ्रेम बनेगा। अगर अलग अलग पाथ पर है तो आपको यहाँ पर कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। सो प्रिंट DF आपने कर दिया, डाटा फ्रेम आपका ये सिंपली बन करके तैयार हो गया, राइट। तो फंक्शन का नाम है pandas का लाइब्रेरी का pd.df_read_csv। बच्चे कई बार यहाँ पर क्या लिख देते हैं, df लिख देते हैं, गलत है, ठीक है। df इक्वल टू pd.read_csv ब्रैकेट में CSV फाइल का नाम .csv करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट देखिए, अगर आप डाटा फ्रेम से CSV बनाना चाहते हैं तो ये भी बोर्ड का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक डाटा फ्रेम बना लो, डाटा इक्वल टू डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाया, उससे एक डाटा फ्रेम DF बनाया, DF मेरा बन के तैयार हो गया। df.to_csv, यहाँ पर समथिंग इक्वल टू नहीं लिखना है, df डॉट डाटा फ्रेम का फंक्शन है to_csv, फाइल नेम .csv लिखिए, पाथ है तो पूरा पाथ दे दीजिए। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिखना नहीं तो CSV में उसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 भी चली जाएगी, वो भी एक कॉलम बन जाएगा आपका, ठीक है, CSV फाइल में। अगर आप उसे नहीं ले जाना चाहते हैं, इंडेक्स नहीं जाना चाहिए अगर CSV फाइल में, तो आपको इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स लिखना है, सो दैट इंडेक्स शुड बी इग्नोर्ड एंड इट शुड नॉट गो टू द CSV फाइल। तो इस तरह से आपका ये डाटा फ्रेम था और CSV फाइल बन करके तैयार हो जाती है, ये CSV फाइल बन करके रेडी है, ठीक है। सो ये दोनों फंक्शंस आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, डू इट प्रैक्टिकली सो दैट यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हेड और टेल फंक्शन जैसा कि मैंने पीछे सीरीज में पढ़ाया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी है। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप मोस्ट 5 रोज आर डिस्प्लेड यूजिंग df.head empty bracket no parameter, bottom most 5 rows are displayed using df.tail empty bracket parameter, कोई पैरामीटर यहाँ ब्रैकेट में नहीं दिया जाए। तो ये डाटा फ्रेम बन गया आपका। कौन सा डाटा फ्रेम बना, ये सामने आपको दिखा रहा हूँ मैं। नेम के नीचे ये 6 रोज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 6 वैल्यूज़ हैं और यहाँ भी 6, इंडेक्स 0 to 5। अब इसमें अगर मैं हेड लगाता हूँ, ध्यान से देखें, हेड फंक्शन अगर मैं लगाया df.head, तो ये टॉप से 5 रो डिस्प्ले कर रहा है। देखिए 0 1 2 3 4 5 रो डिस्प्ले कर रहा है टॉप से, ठीक है। और अगर मैं df.tail लगाता हूं तो ये बॉटम से 0th रो यहाँ पर नहीं है, बॉटम से 5 रो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हेड 2 लिखता हूं तो टॉप से 2 रो डिस्प्ले हो रही है, 1 2, यू कैन सी df.head2 head n, so n rows from the top will be displayed. Similarly bottom से आप 2 लिखते हैं df.tail2, तो बॉटम से इंडेक्स नंबर 4 5, यानी कि 2 रो बॉटम से डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पर नेगेटिव का देखिए थोड़ा सा इम्पैक्ट, df.-3, तो नीचे से 3 रो, हेड लिखा हुआ है इसलिए बॉटम से, अगर यहाँ नेगेटिव पैरामीटर है, हेड लिखा हो तो बॉटम से, टेल लिखा हो और यहाँ नेगेटिव पैरामीटर हो तो टॉप से छोड़ेगा। तो हेड में बॉटम से 3 रो छोड़ दिया उसने, बाकी ये 3 रो आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं, अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर df.tail -3 होगा तो टेल का मतलब हेड से टॉप से 3 रो छोड़ेगा, 0 1 2 छोड़ दिया, 3 4 5 आपको डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव पैरामीटर। सो आई थिंक हेड एंड टेल फंक्शन
is well understood by you. Do it practically, then you will be more comfortable to understand. Now, accessing columns of DF, डाटा फ्रेम के कॉलम कैसे आप एक्सेस करते हैं, कोई कॉलम निकालना हो एक, तो ध्यान से देखिए, सिंगल कॉलम आपको अगर इस तरह से सिंगल कॉलम किसी का डिस्प्ले करना है, जैसे नेम वाला कॉलम, तो प्रिंट डीएफ ऑफ नेम लिख दो। ऑफ इसे रीड किया जाता है, डीएफ के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग के फॉर्म में नेम लिख दो, तो ये आपका नेम वाला कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। और कैसे डिस्प्ले होता है, सीरीज़ के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। देखो ना, यहाँ पर रो इंडेक्स दिख रही है और एक वैल्यूज़ दिख रही हैं, सीरीज़ का नाम भी आ रहा है नेम, और डी टाइप ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम निकालना मुझे, तो डी एफ ऑफ, फिर से दो ब्रैकेट लगाया गया, इसमें लिस्ट में लिखा जाएगा नेम सिटी। तो ये लिस्ट में आपने जो है नेम सिटी, यानी दो कॉलम हमें डिस्प्ले करना है, तो नेम और सिटी, टू कॉलम्स आर बीइंग डिस्प्लेड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डाटा फ्रेम, इट इज़ नॉट ए सीरीज। एक कॉलम डिस्प्ले करेंगे तो इट विल कम इन टर्म्स ऑफ सीरीज, अगर एक से ज़्यादा कॉलम आप डिस्प्ले करेंगे इस फार्मूला से, तो ये इट विल बी डिस्प्लेड इन टर्म्स ऑफ डाटा फ्रेम, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसी को LOC से देखिए, ये वाली चीज़ df डॉट LOC कॉलन, कॉलन मीन्स ऑल रोज, पहले जो होगा वो रोज के लिए होगा, ऑल रोज बट नेम कॉलम शुड बी डिस्प्लेड। तो ये नेम वाला कॉलम आ रहा है और ऑल रोज आ रही हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी जो है 6 रो और एक कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। सो पहला जो पैरामीटर है यहाँ पर, कॉलन लिखने का मतलब ऑल होता है, तो ये पहले ऑल रो इंडिकेट कर रहा है ये, और ये नेम कॉलम इंडिकेट कर रहा है। अनदर वन, df डॉट LOC कॉलन ऑल रोज बट नेम कॉमा सिटी कॉलम, यानी कि दो कॉलम अलग अलग, दो इंडिविजुअल कॉलम है, इसलिए इसे लिस्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, इंडिविजुअल कॉलम्स दो डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, अगर रेंज ऑफ कॉलम होता कि नेम से लेकर के सिटी तक, तो आप ये ब्रैकेट हटा देते लिस्ट वाला और यहाँ लगाते कॉलन ऑपरेटर। कॉलन ऑपरेटर जो है वो रेंज ऑपरेटर होता है, तो नेम, फिर उसके बाद आपका मार्क्स है, फिर सिटी है, तो तीनों आ जाते हैं आपके, डिस्प्ले हो जाते हैं। अगला एग्जांपल इसी से रिलेटेड आएगा, सी df डॉट ILOC, ILOC में आप क्या देख रहे हैं, कॉलन मीन्स ऑल रूज, जीरोथ कॉलम, जीरोथ कॉलम का मतलब हमारा जो है नेम वाला कॉलम ये डिस्प्ले हो रहा है, अमन, रिया एंड दिस इज जीरोथ कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम मीन्स जीरोथ कॉलम। ठीक है, तो ILOC में पोजिशनल बेस इंडेक्सिंग, ऑल रोज, यहाँ पर नेम लिखने की बजाय अगर LOC होता तो नेम कॉलम का लेबल्ड इंडेक्स लिखते, ILOC है तो नेम कॉलम का इंडेक्स है 0, इसलिए 0 लिखा जाएगा। सिमिलरली df डॉट ILOC ऑल कॉलम्स बट रो इंडेक्स 0,2, 0 नेम के लिए है, 2 सिटी के लिए है, सो 0, ये 0 इंडेक्स है और ये इंडेक्स नंबर 2 है, तो इसे लिस्ट के फॉर्म में दिया गया है, कंटिन्यूएशन में नहीं है, रेंज नहीं है, ऑल रो के लिए कॉलम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर एक्सेसिंग सिंगल रो, एक्सेसिंग मल्टी रो। सिंगल रो कैसे डिस्प्ले करेंगे, आपने DF आपका डाटा फ्रेम ये है। ठीक है, यहाँ पर LOC और ILOC का ये लेबल बेस्ड के लिए है और ये इंडेक्स बेस्ड के लिए है। ये कॉलम नेम यूज़ किया जाता है इसमें, और इसमें कॉलम इंडेक्स यूज़ किया जाता है अगर कॉलम एक्सेस करना है तो। सिमिलरली रो एक्सेस करना है तो रो इंडेक्स और रो नेम्स यूज़ किए जाते हैं। सी, यहाँ देखिए आप एक्सेसिंग सिंगल रो, तो पहला जो पोजीशन होता है वो रो के लिए होता है, जहाँ मैं कॉलन लिख रहा था। ILOC 0 मीन्स जीरो थ्रो, जीरो थ्रो, ये पहली रो है, सीरीज़ के फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, LOC 0 लिखने पर भी पहली ही रो आ रही है, क्योंकि रो इंडेक्स इसमें कोई लेबल्ड नहीं है, ये 0 ही लिखा हुआ है, तो यही पोजीशनल वैल्यू भी है, यही लेबल्ड वैल्यू भी यही है, इसलिए LOC और ILOC में कोई फ़र्क नहीं है, 0 0 ही है। सिमिलरली रेंजेस के लिए देखिए, इंडेक्स, रो इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स ऑल, मींस रो इंडेक्स 0 है और कॉलम इंडेक्स सारे, यानी सारे कॉलम, नेम अमन, मार्क्स 88, सिटी दिल्ली, और नेम इस सीरीज़ का 0 आ रहा है क्योंकि रो इंडेक्स 0 है। तो ये जो है किसके फॉर्म में आ रहा है, सीरीज़ के फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए,
ILOC 1,3, that means row index 1 and row index 3. row index 1 row index 3. ILOC 1,3 कॉलन, और यही चीज़ कॉलन का मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है यहाँ पर कि सारे कॉलम, सारे कॉलम्स, ऑल कॉलम्स डिस्प्ले होने, तो यहाँ ऑल कॉलम्स डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पर कॉमा लगा करके ऑल कॉलम्स कर दिया गया. तो इंडेक्स रो इंडेक्स 1 and 3 is being displayed and all columns are being displayed. Similarly df.loc 1,3, फिर यहाँ पर रो लेबल्ड है नहीं, वही है, कोई यहाँ पर होता ONE1 0 वर्ड्स में होता, या रो 1 रो 2 रो 3 ऐसा लिखा होता, रो 4. तो यहाँ पर जो आपका LOC में है ROW1 ROW2 ऐसा लिखना पड़ता, आपको लेबल लगाने पड़ते. ILOC में 1 और 3 लिखा जाता. ठीक है, चूँकि यहाँ पर रो इंडेक्स 0 1 2 3 4 है, यही लेबल भी है और यही इंडेक्स भी है, इसलिए LOC और ILOC में आपको ख़ास फ़र्क नहीं दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, LOC 1,3, यहाँ भी LOC 1,3 ऑल कॉलम्स. ठीक है, यहाँ पर रो इंडेक्स 1,3 एंड ऑल कॉलम्स. सो इनका रिजल्ट आप देख रहे हैं सिमिलर आ रहा है. एक्सेसिंग रेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रेंज मतलब रेंज ऑपरेटर. एक्सेसिंग रेंज ऑफ रोज एंड ऑल कॉलम्स, एक्सेसिंग रेंज ऑफ कॉलम्स एंड ऑल रोज, ये सारे एग्जांपल इसमें आपको दिखेंगे. देखिए पहले रेंज ऑफ रोज एंड ऑल कॉलम्स. ILOC रेंज ऑफ रोज 1,4, ILOC लगा है इसलिए रो इंडेक्स 1 2 3 आएगा. देखिए 1 2 3, एक ये ज़्यादा दिया जाता है. कॉलन यहाँ लगा है, दैट मीन्स ऑल कॉलम्स, नेम मार्क्स और सिटी. LOC से 1,3, देखिए जैसे यहाँ पर ILOC की जगह LOC लगा तो 1 through 3, दैट मीन्स 1 2 3 दोनों एंड इंक्लूड होता है LOC में. ठीक है, तो 1 2 3. ठीक है, ILOC में एंडिंग इंडेक्स एक ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स कॉलन एंडिंग इंडेक्स, ये रेंज रिप्रेजेंट करता है, रेंज ऑफ रोज. इट इज़ रेंज ऑफ रोज using colon operator. But in case of LOC, starting index and ending index both included, but in case of ILOC starting index included, ending index excluded. right, तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं इसको. नेक्स्ट देखिए ILOC ऑल रोज आपकी डिस्प्ले हो रही. कॉलम कौन से हैं, 0 1 2, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, ILOC लगा हुआ है. ठीक है, और रेंजेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, याद रखना. लिस्ट हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में, जैसे 0,3 होता तो कॉलम नंबर 0 दैट इज नेम एंड कॉलम नंबर 3 सिटी आता. अगर रेंज है बीच में कॉलन है तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में कभी नहीं लिखना चाहिए, रिमेंबर इट. यहाँ देखिए LOC से यही काम किया जा रहा है. ऑल रोज, सारी रोज. कॉलम कौन कौन से हैं, नेम से लेके सिटी तक. तो ये रेंज देख रहे हैं, रेंज को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है. सो नेम से लेके सिटी तक, नेम मार्क्स सिटी. अगर यहाँ मान लो 3 4 कॉलम और होते, सिटी बाद में होता, तो नेम और उसके बाद 2 3 कॉलम और फिर सिटी होता. तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज. ठीक है, ऑल रोज एंड सेलेक्टेड रेंज ऑफ कॉलम्स. इस एग्जांपल में देखिए, इसमें रो में भी रेंज लगाई गई है, कॉलम में भी रेंज लगाई गई है, इसलिए दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में कहीं नहीं दिखेगा आपको. ILOC इंडेक्स देखिए 1,4, दैट मीन्स 1 2 3 1 2 3. 0,3 मीन्स 0 1 2, इट इज़ 0, इट इज़ 1, इट इज़ 2. सो ये आपका डिस्प्ले हो रहा है. LOC 1,3 मीन्स रो इंडेक्स 1 से लेके रो इंडेक्स 3 तक पूरा इंक्लूडेड, 1 2 3. यहाँ पर देखिए नेम कॉलन सिटी मीन्स नेम से लेके सिटी तक, तो नेम मार्क्स सिटी तीनों कॉलम डिस्प्ले होंगे. सो दोनों में रेंज लगाई गई है. दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट रोज एंड कॉलम्स यूजिंग LOC एंड ILOC. अब आता है फिल्टरिंग डाटा, बुलियन इंडेक्सिंग. बुलियन इंडेक्सिंग क्या होता है, जिसमें वैल्यूज ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर DF ऑफ DF मार्क्स ग्रेटर देन 80,
देखिए कैसे कंडीशन लिखी है, प्रिंट डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट डी एफ ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 80। अगर आप ये डी एफ ना लगाते, सिंपली डी एफ ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 लगाते, तो जानते हैं क्या होता, जिसके जिसके 80 से ज़्यादा नंबर आते उसका इंडेक्स दिखाई पड़ता और उसके सामने क्या आता है, ट्रू या फॉल्स आता। यहाँ पर आता ट्रू, यहाँ आता ट्रू, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स और यहाँ फॉल्स आता। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि ऐसे ट्रू फॉल्स में आता है इसलिए ये बूलियन इंडेक्सिंग है। ठीक है, बूलियन वैल्यूज़ देता है इसलिए बूलियन इंडेक्सिंग है। उसके आधार पर हम लोग वो वाली रो डिस्प्ले करेंगे। देखिए चेक कीजिए यहाँ पर, डी एफ मार्क्स ग्रेटर देन 80, तो जिसके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 88 और 92 वाला डाटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और अगर यही चीज़ ये पहला डी एफ हटा दिया जाता, डी एफ ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 लिखते, तो ये ट्रू फॉल्स में आता। क्या आता, 0 ट्रू, 1 ट्रू, 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, 4 फॉल्स, 5 फॉल्स, ऐसा आता। ठीक है, सिमिलरली इसी को एल ओ सी लगा के भी आप कर सकते हो, डी एफ डॉट एल ओ सी ब्रैकेट में डी एफ ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 लिखने का तरीका, डी एफ ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स में मार्क्स ग्रेटर देन 80, ये वाला आपका ब्रैकेट यहीं बंद हो, ये वाला ब्रैकेट एल ओ सी का यहाँ बंद हो रहा है, अगला राउंड ब्रैकेट प्रिंट का है। सो यू आर गेटिंग दिस डेटा। सिमिलरली डी एफ डॉट एल ओ सी, अब आप डी एफ ऑफ मार्क्स ऐसे जो लिखते थे इस तरह से, उसको डी एफ डॉट ऑपरेटर के साथ डी एफ डॉट मार्क्स लिखोगे तो आपको मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना होगा। डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क्स लिखेंगे तो मार्क्स में इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कमांड वही है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एक चेंज किया गया, डी एफ डॉट मार्क्स लिखा गया इन प्लेस ऑफ डी एफ ऑफ मार्क्स, ये इस तरह से। ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट ये भी हो सकता है। दिस इज व्हाट बूलियन इंडेक्सिंग। डी एफ ऑफ डी एफ सिटी इक्वल टू दिल्ली, जिसकी सिटी दिल्ली हो उसका डाटा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। देखिए दिल्ली वालों का डाटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बूलियन इंडेक्सिंग आपके सिलेबस में है, इट इज़ मेंशन्ड इन द सिलेबस, बूलियन इंडेक्सिंग। सो फिल्टरिंग ऑफ डेटा यूजिंग बूलियन इंडेक्सिंग यानी यूजिंग कंडीशन आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं पूछा जा सकता, इट कैन बी आस्क्ड। डी एफ डॉट एल ओ सी डी एफ ऑफ सिटी इक्वल टू दिल्ली, तो यहाँ पर डी एफ, ये वाला डी एफ स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट पहले यहाँ डॉट एल ओ सी से भी आप इसे कर सकते हैं, बाकी सेम है। सिमिलरली डी एफ डॉट एल ओ सी डी एफ डॉट सी टी, यहाँ पर डी एफ ऑफ सी टी की बजाय डी एफ डॉट सी टी करके मैंने दिखाया, सेम डेटा सेट इज बीइंग रिट्रीव्ड। एक ये तो एक कंडीशन का था, एक से ज़्यादा कंडीशन को एंड और नॉट ऑपरेटर में हम लोग पैंडास का एंड और नॉट जो है अलग ऑपरेटर हैं। एंड के लिए ए एन डी नहीं है, एंड नॉर्मल पाइथन का ऑपरेटर है, तो वहाँ पर एम्परसेंड सिंबल लगता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर के लिए, और के लिए पाइप सिंबल लगता है, और नॉट के लिए टिल्ड साइन लगता है। ध्यान से देखिए, इसको भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है, एल ओ सी डी एफ ऑफ मार्क्स ग्रेटर देन 80 एंड डी एफ ऑफ सी टी इक्वल टू दिल्ली, जिसका सी टी दिल्ली हो और मार्क्स 80 हो, एंड ऑपरेटर बीच में। और दोनों कंडीशन ये ज़रूरी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंडीशन हुई, इसे राउंड ब्रैकेट में बंद करो। एंड के बाद फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूसरी कंडीशन हुई, इसे भी आप इसमें पैरेंथेसिस में बंद करो। हर कंडीशन पैरेंथेसिस में बंद होना ज़रूरी नहीं, एरर दे देगा। सो इस तरह से ये हो गया आपका, जिसका मार्क्स 80 से ज़्यादा है और सिटी दिल्ली है। इसी तरह से यहाँ पर डी एफ ऑफ मार्क्स लिखने के बजाय डी एफ डॉट मार्क्स से भी ये चल जाएगा। फिर डी एफ डॉट मार्क्स ये सिटी, और इसमें नेम और मार्क्स केवल 2 कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नेम और मार्क्स केवल 2 ही कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप ये भी काम कर सकते हो, कंडीशन लिखने के बाद कॉमा लगा करके लिस्ट ऑफ कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड आप डाल सकते हैं। अगर लिस्ट ऑफ कॉलम डिस्प्लेड वाला नहीं लिखोगे तो फिर सारे कॉलम डिस्प्ले होंगे, जैसे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है नेम मार्क्स सिटी। तो हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया लिस्ट ऑफ कॉलम्स के नेम और मार्क्स ही डिस्प्ले करो फॉर दिस कंडीशन, तो नेम एंड मार्क्स इज बीइंग डिस्प्लेड फॉर दैट कंडीशन। ठीक है, सिमिलरली सपोज आपका ये डाटा फ्रेम है, इसमें आप फिर से देखिए मल्टीपल कंडीशन कैसे यूज़ की जा रही हैं। एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, तो उसमें मैंने वेरिएबल नहीं लिया था पीछे वाले में। ठीक है,
डी एफ डॉट एल ओ सी, डी एफ डॉट सी टी इक्वल टू डेली और डी एफ डॉट सी टी इक्वल टू पुणे। तो जो इसका रिजल्ट होगा एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसको प्रिंट कर लिया। यहाँ या तो आप यहाँ लिखते प्रिंट पैरेंथेसिस में ये सारा लिखते हैं, यहाँ से डी एफ डॉट एल ओ सी से इसे प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस में यहाँ तक बंद कर देते। वही चीज़ किया गया है। ये फिल्टर वाला जितना भी है, फिल्टरिंग कंडीशन को एक रिजल्ट नाम के कॉलम में ले लिया गया, फिर उसे प्रिंट कर दिया गया। तो आपका आ रहा है नेम, मार्क्स, सिटी, सारे कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। किसके लिए? जिसका दिल्ली और पुणे है। यू कैन सी सिटी दिल्ली एंड सिटी पुणे दोनों का आ रहा है। और ऑपरेटर यहाँ लगा, देखिए यहाँ पर ये पाइप सिंबल है, एक डंडी की तरह है ये। और ऑपरेटर इसे कहते हैं, पाइथन में यूज़ किया जाता है और न्यूमेरिकल पाइथन में यूज़ किया जाता है और पैंडाज में यूज़ किया जाता है। पाइथन, नॉर्मल पाइथन में तो ए एन डी एंड ओ आर और एन ओ टी नॉट यूज़ किया जाता है, रिमेंबर। सिमिलरली यहाँ पर इसी चीज़ को डी एफ डॉट सी टी इक्वल टू डेली और डी एफ डॉट सी टी इक्वल टू पुणे, लेकिन यहाँ पर जानते हो क्या, डी एफ डॉट एल ओ सी नहीं लगाया गया। मैंने डी एफ डॉट एल ओ सी हटा दिया। तो आप देखिए ना कैसे बुलियन के फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। यानी कि ये जो है क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, फॉल्स ट्रू। तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4, 4 ट्रू हुए। तो ये 1 2 3 4 यही वाले ट्रू आ रहे हैं आपके। यानी जीरोथ के सामने अमन, 2 के सामने कबीर, 3 के सामने रवि और 5 के सामने तन्मय। ये वाली रो डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आप ये पहला वाला डी एफ डॉट एल ओ सी नहीं लगाते हैं तो ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में ये कंडीशन रिटर्न करेंगी, एंड और से जो जुड़ी हुई कंडीशंस हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको इसलिए दिखाने की कोशिश की है। नॉट ऑपरेटर देख लीजिए, रिजल्ट इक्वल टू डी एफ ऑफ नॉट डी एफ सिटी इक्वल टू दिल्ली। ये टिल्ड वाला सिंबल नॉट है, यानी जिसकी सिटी दिल्ली नहीं हो। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, डी एफ डॉट एल ओ सी नॉट डी एफ सिटी इक्वल टू दिल्ली, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो जिसकी सिटी दिल्ली नहीं है उसका डाटा डिस्प्ले हो रहा है, हुज इंडेक्स इज 1 3 एंड 4, राइट। तो इस तरह से एंड और नॉट ऑपरेटर आपको मैंने बताया। एंड के लिए एम्परसेंड सिंबल है, और के लिए पाइप सिंबल है, और नॉट के लिए टिल्ड सिंबल है, ऐसा टिल्ड साइन, ठीक है। कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे इसमें, यूजिंग एंड और नॉट। ये पाइथन के ऑपरेटर एंड और नॉट यूज़ कर देते हैं। एंड यूज़ करना चाहिए क्या, एंड की जगह एम्परसेंड, और की जगह पाइप सिंबल, नॉट की जगह टिल्ड सिंबल। मिसिंग ब्रैकेट्स अराउंड द कंडीशंस, कंडीशन के साथ जो ब्रैकेट लगी थी आपकी, देखा था आपने, ये राउंड ब्रैकेट में कंडीशन थी, मैंने बताया था, वो छोड़ देते हैं। रॉन्ग कॉलम नेम्स और स्पेलिंग, स्पेलिंग का कॉलम की स्पेलिंग या कॉलम के नाम गलत कर रहे हैं। फॉरगेटिंग कोट्स अराउंड स्ट्रिंग वैल्यूज़, और स्ट्रिंग वैल्यूज़ के दोनों तरफ स्ट्रिंग का जो सिंबल है कोट्स लगाना है आपको, ठीक है। तो ये इसमें मिस्टेक आप कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है। एडिंग न्यू कॉलम, नया कॉलम ऐड करना हो तो कैसे आप नया कॉलम ऐड करेंगे हैं। एडिंग ए कॉलम बेस्ड ऑन ओल्ड कॉलम, ओल्ड कॉलम से कुछ कैलकुलेशन करके नया कॉलम ऐड करना हो, 2 कॉलम के बीच में कोई कॉलम डालना हो, है ना, न्यू कॉलम एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ ऐड करना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको 4 तरीके से बताई जाएंगी इसमें। ये आपका मान लीजिए कि डाटा फ्रेम है, पहले से बनाया है डीएफ, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ डीएफ ऑफ जेंडर, नया कॉलम में जेंडर ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें इतनी वैल्यूज़ आप डाल रहे हैं। कितनी वैल्यूज़, जितनी यहाँ पर रो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ पर 6 वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज लेंथ एरर दे देगा, ठीक है। तो आपका एक नया कॉलम देख रहे हैं, ये जेंडर वाला ऐड हो गया इसमें प्रिंट डीएफ करने के बाद। तो दिस इज द लाइन हाउ टू ऐड ए न्यू कॉलम, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़, जितनी रो है, ठीक है। नेक्स्ट, डीएफ ऑफ बोनस, ये पिछले कॉलम के बेसिस पर, पीछे एक कॉलम है मार्क्स, उसको एक्सेस करने के लिए डीएफ डॉट मार्क्स लिखिए या डीएफ ऑफ मार्क्स, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में मार्क्स लिख सकते हो। उसका 5% कैलकुलेट करके एक नया कॉलम बोनस ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए एक नया कॉलम बोनस ऐड हो गया प्रिंट डीएफ करने के बाद, विच इज़ 5% ऑफ मार्क्स। सो प्री एग्जिस्टिंग कॉलम के बेसिस पर कुछ कैलकुलेशन करके हम नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है कि कैसे हम नया कॉलम इंसर्ट करें। अब आपको जैसे क्लास एक कॉलम इंसर्ट करना है, किस इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट करना है। इंडेक्स नंबर 1 पर तो नेम है, 0 पर नेम है, 1 पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, 0 पर नेम था,
यहाँ 1 आता है, 1 पर आपको क्लास इंसर्ट करना है, तो मैंने लिखा 1 कॉमा, ये पोजीशन है कहाँ इंसर्ट करना है, क्लास, क्लास कॉलम का नाम हो गया। उसके बाद कितनी वैल्यू है वो लिस्ट के फॉर्म में डाल दो, 6 वैल्यू है, 6 वैल्यू मैंने यहाँ लिस्ट के फॉर्म में डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंसर्ट फंक्शन का ब्रैकेट बंद हो गया, प्रिंट डीएफ, तो ये आपका नया कॉलम क्लास ऐड हो गया, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इस इंडेक्स पे ऐड करना है तो 0 1, तो 1 आता है यहाँ पर। ठीक है, 0 1 पर ये आ गया, 0 1 2 यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो यहाँ 2 आएगा, 0 1 2 3 यहाँ पर ऐड करना है तो ये सिटी वाला कॉलम आगे खिसक जाएगा, यहाँ पर नया कॉलम ऐड हो जाएगा, लाइक दैट। अब किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ नया कॉलम कैसे ऐड करोगे, देखिए यहाँ पर, तो डी एफ ऑफ स्ट्रीम नया कॉलम इक्वल टू एक वैल्यू दे दिया सिंपली साइंस, तो सभी कॉलम की सारी वैल्यूज साइंस हो जाएंगी, 6 की 6 वैल्यू साइंस। यहाँ पर लिख दिया 500, तो सारी वैल्यूज 500 505 कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप नए कॉलम ऐड कर सकते हैं, राइट। एडिंग ए न्यू रो, नई रो कैसे ऐड करेंगे, एलओसी का यूज़ करके अगला इंडेक्स डाल के नई वैल्यू, या नेम्ड इंडेक्स डाल करके नई रो आप ऐड कर सकते हैं। चेक कीजिए, सपोज दिस इज द डाटा फ्रेम df.loc len ऑफ df, तो आप लेन ऑफ df करेंगे तो इस df डाटा फ्रेम की लेंथ है 6, क्योंकि 6 रो हैं इसलिए इसकी लेंथ आएगी 6। तो df.loc यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि अगले इंडेक्स यहाँ पर 5 के बाद 6 ऐड होगी, रीटा 56 पुणे, तो यहाँ देखिए रीटा 56 पुणे, न्यू रो इंडेक्स 6 कैसे हुआ, एलओसी लेंथ ऑफ डीएफ, लेंथ ऑफ डीएफ में कितनी थी, 6 रो थी, दैट इज वाई यहाँ 6 आ गया, तो df डॉट एल ओ सी 6 इंडेक्स पर हमारी ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज एक रो में ऐड हो गई। दिस इज हाउ यू कैन ऐड अ रो यूजिंग डॉट एल ओ सी नेक्स्ट इंडेक्स। अगर आपको लेबल इंडेक्स डालना है, आपने कहा कि नहीं df डॉट एल ओ सी 10 डाल करके मैं एक नई रो ऐड करना चाहता हूँ, सो आई हैव रिटन df डॉट एल ओ सी, आपने फिक्स कर दिया 10, उसकी नेक्स्ट रो नहीं लिया, 10 ले लिया आपने नई इंडेक्स, और उसमें जितने कॉलम है उतनी वैल्यू आपने लिस्ट के फॉर्म में डाल दी, प्रिंट df किया, तो यहाँ देखिए 6 के बाद रो इंडेक्स 10 आ गया, 10 रीतु 60, ये 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक इंडेक्स मैंने, एक रो मैंने पहले ऐड किया था 6 पर। ठीक है, वो करेंट डेटा फ्रेम में ले रहा है उसको। दिस इज हाउ यू कैन ऐड न्यू रोज, तो इसे आप याद रखिए, न्यू रो ऐड करना, न्यू कॉलम ऐड करना, ये बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं इस समय, अगर एक भी भूल जाएंगे तो मार्क्स अपना डिडक्ट करा देंगे। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो ये आपको रहने वाली है अगर आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कर लेते हैं तो। डिलीटिंग ए कॉलम, एक कॉलम डिलीट करना या मल्टी कॉलम डिलीट करना, चेक कीजिए। ये आपका एक डाटा फ्रेम है, सपोज कीजिए मैं करंट डेटा फ्रेम ये ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें कई कॉलम है इसलिए इसको डिलीट करूँगा, अभी जो पीछे हमने कॉलम्स ऐड किए थे। सबसे पहले एक कॉलम डिलीट करना, ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे आपको नया कॉलम डिलीट करने, कोई भी कॉलम डिलीट करने के लिए। तो एक कॉलम मैंने अभी नेम के बाद क्लास ऐड किया था, क्लास कॉलम, सो df डॉट ड्रॉप कॉलम का नाम, एक्सिस इक्वल टू 1, कॉलम को एक्सिस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू 2, एक्सिस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में कॉलम्स भी लिख देंगे, देन ऑल्सो इट विल बी एक्सेप्टेड, एक्सिस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा कॉलम्स या एक्सिस इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू 1। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या करता है, पिछले डाटा फ्रेम में ये लेटेस्ट डाटा फ्रेम ओवरराइट हो जाता है, अदरवाइज टेम्पोररी डिलीशन होगा। अगर परमानेंट डिलीशन करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना होगा आपको, या डीएफ में असाइन करना होगा, डीएफ इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप क्लास एक्सिस इक्वल टू 1 ब्रैकेट बंद, तब भी हो जाएगा, या तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्लास वाला कॉलम गायब हो गया, ये आपका आउटपुट आ रहा है। एक से ज़्यादा कॉलम आपको डिलीट करना है, डीएफ डॉट ड्रॉप लिस्ट में दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जेंडर और बोनस वाला मार्क्स आप डिलीट, कॉलम डिलीट कर रहे हैं, एक्सिस इक्वल टू 1 इन प्लेस इक्वल टू 2, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जेंडर कॉलम भी चला गया, बोनस कॉलम भी डिलीट हो गया, रिमेनिंग कॉलम्स आर नेम, मार्क्स एंड सिटी, आपका ओरिजिनल डाटा फ्रेम आ गया फिर से वापस। सो दिस इज हाउ यू कैन डिलीट द कॉलम्स फ्रॉम अ डाटा फ्रेम।
इसी तरह से अगर आपको रो डिलीट करनी है तो एक्सेस इक्वल टू क्या देना है आपको, एक्सेस इक्वल टू 0 देना है बस, और सारा सेम है, ड्रॉप फंक्शन से कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको यहाँ पर, जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ एक्सेस इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ इंडेक्स किसकी देंगे, 1 2 3 जो भी डिलीट करना है, जैसे 1,5 एक्सेस इक्वल टू 0 बस, और बाकी चीज़ें सेम है। एक रो डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं देंगे, इसका इंडेक्स 5 दे दिया, एक्सेस इक्वल टू 0 इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस इक्वल टू 0 होता भी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कॉलम के पैरेलल रो डिलीशन भी है, आप अपने आप कर लेना, इसको आपके लिए छोड़ दिया है। नाउ रीनेमिंग ए कॉलम, कॉलम को रीनेम करना, किसी कॉलम का नाम चेंज करना। सपोज दिस इज द डेटा फ्रेम, इसमें नेम का कॉलम बदलना है, एस नेम करना है, मार्क्स का कॉलम कुछ करना है, स्कोर करना है, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये हेडिंग, कॉलम की हेडिंग चेंज करना, या रो का इंडेक्स भी आप बदल सकते हैं, इसके भी नाम बदल सकते हैं। चेक कीजिए यहाँ से, रीनेम फंक्शन यूज़ किया जाएगा, df डॉट रीनेम ब्रैकेट में कॉलम्स इक्वल टू, ये बच्चे भूल जाते हैं कॉलम्स इक्वल टू लिखना मस्ट है। एक डिक्शनरी के फॉर्म में ओल्ड कॉलम नेम लिखिए कॉलन न्यू कॉलम नेम, तो आपका मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर, उसके बाद ये प्रिंट df करते हो तो स्कोर हो जाता है मार्क्स की जगह। यहाँ भी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लिखना है, अगर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लिखना चाहते तो यहाँ df इक्वल टू ये सारा लिखना है, राइट। उसी तरह से ड्रॉप फंक्शन में भी था। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका स्कोर हो गया कॉलम। सिमिलरली df डॉट रीनेम, कॉलम्स में आप मल्टी कॉलम, नेम की वैल्यू मैं एस नेम रखना चाहता हूँ, सिटी की वैल्यू जिला रखना चाहता हूँ, तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में दिया, कॉलम्स इक्वल टू पैरामीटर है, कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो वही चीज़ फिर से रिपीट करूँगा, अगर आप ये वाला ब्रैकेट यहीं लगाना चाहते हैं, इसके बाद इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा df इक्वल टू df डॉट रीनेम, तो उसमें ओवर राइटिंग हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये एस नेम हो गया, ये स्कोर पहले चेंज किया था, इसे जिला हो गया सिटी का नाम, राइट। इस तरह से हम ऑल कॉलम्स अगर डिलीट करना हो, ऑल कॉलम्स को रीनेम करना हो, तो इस मेथड से भी कर सकते हो जिससे हमने अभी किया था, सभी को डिक्शनरी में डालना पड़ेगा। अदरवाइज और सबसे आसान मेथड ये भी है कि आप सिंपली कॉलम्स अट्रीब्यूट चेंज कर दो, df डॉट कॉलम्स, सारे कॉलम का नाम सीक्वेंस में लिख दो जो जो चेंज करना है। नेम का कॉलम का नाम ये हो जाएगा, इसका नाम ये सेकंड में जो आपका क्या था मार्क्स था उसका स्कोर हो जाएगा, थर्ड में सिटी का नाम जिला हो जाएगा। सारे कॉलम एक तरफ से आप लिस्ट के फॉर्म में नए दे दोगे df डॉट कॉलम्स लिख के, या df डॉट रीनेम से भी आप कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर आपको देना पड़ेगा, इसमें जितने कॉलम है सारे की वैल्यू पेयर देने पड़ेंगे। सिमिलरली आप रो इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो इसी फॉर्मूला से, आपकी रो इंडेक्स 0 1 2 3 4 है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए रीनेम इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ कॉलम्स इक्वल टू था, यहाँ इंडेक्स इक्वल टू डिक्शनरी, जैसे 0 का आपको करना है ZERO इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 0, पहले ये 0 था अभी ये हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स इक्वल टू 1 को ONE करना चाहते हैं, 5 को FIVE करना चाहते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। यहाँ पर कॉलम्स ना लिख के इंडेक्स लिखना है, तो 1 का जो इंडेक्स है वो ONE हो गया, 5 का इंडेक्स FIVE हो गया। ठीक है, परमानेंट चेंज होगा ये। सिमिलरली अगर आप सारी इंडेक्स चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इंडेक्स अट्रीब्यूट यूज़ करो, df डॉट इंडेक्स इक्वल टू सारे 0 से लेकर के 5 तक, एवरी अट्रीब्यूट हैज़ बीन चेंज्ड, हर सारी रो इंडेक्स चेंज हो गई। ठीक है, अगर सारी रो इंडेक्स चेंज करना है तो आपको रो इंडेक्स की एक पूरी लिस्ट दे देनी होगी इस तरह से। सो दिस इज चेंजिंग ऑल रो इंडेक्सेस। ठीक है, इटरेशन ओवर रोज, रोज के ऊपर इटरेट करना, रोज के ऊपर इटरेट करने का मतलब है हर रो पर फॉर लूप लगा करके हर रो को एक एक बार इटरेट करना। तो इटरेट करने का मतलब होता है लूप लगाना, फॉर लूप से रो पर एक एक बार हर रो पर आप इटरेट कर सकते हैं।
इटरेट्स ओवर ईच रो एंड रिटर्न्स रो इंडेक्स। दो चीज़ें इंडेक्स फॉर लूप रिटर्न करेगा, एक तो रो इंडेक्स रिटर्न करेगा एक वेरिएबल में, और दूसरी वेरिएबल में पूरी की पूरी रो ही रिटर्न करेगा। ठीक है, कैसे? सपोज ये आपका ये क्या है, डाटा फ्रेम डीएफ है, आपने किया कोड लिखा फॉर IDX कॉमा RW रो के लिए इन DF डॉट आइटर रोज फंक्शन। आइटर रोज में ये ब्रैकेट लगाना ना भूलें, कॉलन लगाइए, इंडेंटेशन आगे अगले इंडेंटेशन पर, प्रिंट इंडेक्स IDX। IDX प्रिंट कराओगे तो जानते हो पहला इंडेक्स कौन सा है, 0 आएगा, यहाँ पर इंडेक्स 0 के लिए इटरेशन होगा। RW में क्या आएगा, RW में आएगा अमन 88 दिल्ली, तो ये लिस्ट के उसके सीरीज के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा, नेम अमन, मार्क्स 88, सिटी दिल्ली। ठीक है, दूसरा इटरेशन ऑटोमेटिकली एक लाइन छोड़ करके मैंने प्रिंट दिया है, अगली लाइन पर क्या आएगा, इंडेक्स उठाएगा 1, सो आएगा इंडेक्स 1। RW में क्या आएगा, नेम रिया, मार्क्स 92, सिटी मुंबई। इस तरह से ये इटरेट करता है, यानी रो वाइज इटरेट करता है फॉर लूप। देखिए इसका आउटपुट आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर इंडेक्स 0 ये सीरीज़ के फॉर्म में आ गया पहली रो, इंडेक्स 1 सीरीज़ के फॉर्म में दूसरी रो, इंडेक्स 2 सीरीज़ के फॉर्म में तीसरी, एंड सो ऑन, राइट। इसको आप देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, IDX मैंने प्रिंट करा लिया IDX, तो क्या आ गया, 0 आ गया। RW ऑफ नेम, RW ऑफ नेम, तो RW क्या था, एक सीरीज का नाम था एक प्रकार से, ऑफ नेम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अमन आ जाएगा। RW ऑफ मार्क्स करेंगे तो 88 आ जाएगा। RW ऑफ सिटी करेंगे तो दिल्ली आ जाएगा। अगले इटरेशन में अगली बार इटरेट हुआ तो IDX 1 आ गया, सिमिलरली ये रो आ गई, ये आ गया, इसलिए सारी रो इस तरह से अपनी मर्जी से आपने आइटर रोज के हिसाब से इटरेट करा दिया। इसी तरह से अगर कॉलम पर इटरेशन कराना है आपको, तो कॉलम पर इटरेशन के लिए क्या होता है, इसमें नेम रिटर्न करेगा पहले इटरेशन में, और नेम के नीचे आपको आएगा 0 अमन, 1 रिया, 2 कबीर, 3 पहला कॉलम ये फर्स्ट कॉलम इटरेट होगा। दूसरे कॉलम में इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा मार्क्स, और आएगा 088, 192, 275 एंड सो ऑन, यानी दूसरा इटरेशन इस कॉलम पे, तीसरा इटरेशन ये कॉलम पर, जितने कॉलम उतने इटरेशन। ठीक है, चेक कीजिए। CIDX कॉल इन DF डॉट आइटम्स, ये आइटम्स फंक्शन लगता है, इटरेशन ऑन कॉलम के लिए आइटम्स फंक्शन लगता है। कॉलम नेम क्या आ जाएगा, CID इंडेक्स में कॉलम नेम आ जाएगा, दैट इज नेम, और कॉल में क्या आ जाएगा, कॉल में ये पहला कॉलम एक सीरीज के फॉर्म में आ जाएगा, 0 अमन, 1 रिया एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज का नाम नेम होगा। इसी तरह से मार्क्स, सीरीज का नाम मार्क्स, 088, 192 एंड दिस से चेक कीजिए। ये देखिए कॉलम नेम नेम, सीरीज का नाम भी नेम, 0 दिस 0 1 2 3 4, ऐसे ही सिटी के लिए 3 इटरेशन हुए इसके। देयर आर 3 कॉलम्स 3 इटरेशन। ठीक है, कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स, एक तो कोट्स मिसिंग नहीं करना है आपको, किसी कॉलम का नाम लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, वेरिएबल का नाम इन्वर्टेड कॉमा में कभी नहीं लिखा जाता है। LOC और ILOC का कन्फ्यूज़न रहता है, उसे आप ठीक कीजिए, मैंने एक आपको शॉर्ट्स भी दिया था। रॉन्ग ब्रैकेट लगा देते हैं, जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए वहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, जहाँ राउंड ब्रैकेट चाहिए वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। कॉलम नेम की स्पेलिंग चेंज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। PD डॉट डाटा फ्रेम में केवल डाटा फ्रेम नहीं लिखिए, PD डॉट डाटा फ्रेम लिखना है, डाटा का D कैपिटल, F कैपिटल फ्रेम का होना चाहिए। कई बार जो है आप भूल जाते हैं कि पैडाज इंपोर्ट नहीं करते हैं और PD डॉट लिखना चालू कर देते हैं। इसी तरह से राइटिंग इटरेट इंस्टेड ऑफ आइटर रूज फंक्शन की जगह आप इटरेट लिखने लगते हैं, ये भी गलत है। कई बार ये एम्प्टी ब्रैकेट ही आप भूल जाते हैं फंक्शन में लगाना, फॉरगेटिंग दिस इन आइटर रूज। तो ये सारी एग्ज़ाम मिस्टेक्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं पैडाज में। तो सिमिलरली कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं कि स्टेप वाइज कोड लिखिए, कीप आउटपुट नीट एंड क्लीन, अगर कोई आउटपुट पूछता है तो उसे नीटली ड्रा कीजिए, बनाइए। करेक्ट इंडेंटेशन होना चाहिए कोई प्रोग्राम है तो,
जैसे वे आप इटरेशन फंक्शन में जो इटरेट कर रहे थे उसके अंदर आपको फॉर लूप में इफ़ के अंदर अगले ने इंडेंटेशन पे आपको कोडिंग करनी है। रीड क्वेश्चंस केयरफुली, अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, फिर आंसर कीजिए कि क्या फंक्शन लगाना है, कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करना है, रीनेमिंग करना है, या कैसे स्लाइसिंग करनी है, रेंज वाइज स्लाइसिंग करनी है, एलओसी आई एलओसी का कहाँ इस्तेमाल करना है। बहुत सोच समझ करके क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ करके आप कीजिए। इंपोर्ट का आई कई बच्चे जो है वो कैपिटल लिख देते हैं, इट इज़ स्मॉल लेटर। आई एल ओ सी वर्क्स विद डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर्स ओनली, ये आपको याद रखना है। डिफ़ॉल्ट इंडेक्स नंबर चाहे वो कॉलम का इंडेक्स हो चाहे रो का इंडेक्स हो, लेबल इंडेक्स पे काम नहीं करना है आई एल ओ सी में। आई एल ओ सी में रेंज लिखते समय जो स्टॉपिंग इंडेक्स है एक ज़्यादा लिखना है। एल ओ सी वर्क्स विद इंडेक्स लेबल्स ओनली, एल ओ सी जो है वो लेबल्स के काम का साथ काम करता है। जो आपने नाम चेंज किया हुआ उसके साथ काम करता है, अगर नाम नहीं चेंज किया हुआ है तो डिफ़ॉल्ट के साथ काम करेगा। CSV रीडिंग राइटिंग इज़ वेरी कॉमन इन बोर्ड, तो CSV फाइल से डाटा फ्रेम बनाना या डाटा फ्रेम से CSV फाइल बनाना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे अच्छी तरह से करके जाएं। मुझे लगता है कि पैंडास का ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इसके आधार पर रिवीजन करते हैं और पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप पैंडास वाले सेक्शन से 100% मार्क्स अचीव ज़रूर करेंगे। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो का करता हूँ समापन। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपने चैनल पे इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे वो भी अच्छे मार्क्स ले सकें पैंडास से। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कोई कमेंट है, कोई बात है पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।